बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। उसके अलावा हम आज का नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, थ्रेड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द थ्रेड, हाउ वी कैन यूज एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज थ्रेड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज थ्रेड्स। यूज़र एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं और कौन सी लाइब्रेरी है जिनके थ्रू हम थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा, स्केजुलिंग पढ़ी। स्केजुलिंग के बाद हमने जो है ना वो प्रोसेसेस किस तरह से काम करते हैं, और हमने देखा कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी क्या होती है। तो अब ये जो अभी तक हमने देखा, और फिर हमने देखा कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस के इश्यूज क्या हैं और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज का लेक्चर हम जो है ना वो थ्रेड पे पढ़ेंगे। तो इसको, थ्रेड को पढ़ने से पहले हमने देखा कि दो इश्यूज थे जब हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं। तो प्रोसेसेस में जो हमने देखा कि हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं फॉर कॉल के थ्रू। तो फॉर कॉल जब प्रोसेस क्रिएट करती है तो डेफिनेटली वो क्या करती है कि आप अपना चाइल्ड प्रोसेस भी बनाती है। चाइल्ड प्रोसेस में एज इट इज़ वही कोड होता है जो कि आपका पेरेंट प्रोसेस में होता है। तो ये इस तरह से एक क्या कहेंगे उसको, एक्सपेंसिव है इन इन सेंस कि आपको दो तरह की चीज़ें जो आपने नहीं भी करवाना चाह रहे थे चाइल्ड से, वो भी आपको सारे का सारा काम करना पड़ गया। आपको उतनी ही स्पेस मेमोरी में भी आपको देनी पड़ गई चाइल्ड प्रोसेस को भी जितनी आपकी पेरेंट प्रोसेस को देनी पड़ती है। तो मेमोरी का, और एक वक्त में आपका जो आपको डिस्क जो मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस स्पेस मिल जाती है, वो एक प्रोसेस को एक वक्त में वही स्पेस मिलती है और वो उसी में रह के काम करता है। वो जितनी स्पेस टेबल में जहाँ पे जितनी स्पेस उसको मिल गई है, वो उसने वही यूटिलाइज करनी है। ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है, जितनी स्पेस है उसी में रह के उसने काम करता है। और वो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर लिया उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने। और इसी तरह जब दो प्रोसेसेस की हमने बात की, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, तो इसके लिए भी हमने कहा कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्योंकि शेयर मेमोरी है, एक ही मेमोरी है, वो दो प्रोसेसेस जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी इशू क्या है कि इसमें सबसे पहले जो है वो ओवर बर्डन हो जाता है हमारा सिस्टम। उसमें यह है कि हमारा जो चैनल पहले बनाना पड़ेगा जी, पहले चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, उन दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन करवानी पड़ेगी, और उसके बाद हमारी मैसेजिंग जो है ना वो स्टार्ट होगी और फिर हम अपना प्रोसेस काम कर। तो ये दो इश्यूज हैं इन दोनों टेक्निक्स में। जब भी हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में ये दो इशू आते हैं। ये दो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेस क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों वेज में ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं दोनों इश्यूज, कि अगर हम फोक कॉल के थ्रू करते हैं तो क्या इशू आता है और आईपीसी के थ्रू करते हैं तो क्या इशू आता है। बर्डन दोनों में है कि पहली वो जो मेमोरी स्पेस है वो नहीं यूटिलाइज हो रही होती अच्छी तरह से। तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने जो है ना वो थ्रेड यूज़ की जी। तो थ्रेड का क्या चीज़ है, डेफिनेशन इसकी क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन अ थ्रेड। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस विच एग्जीक्यूट्स विद इन द एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। इट मीन कि आपकी जो एड्रेस स्पेस, प्रोसेस की एड्रेस स्पेस होगी उसके अंदर ही ये काम करेंगे। अब इसका इसका फ़ायदा ये है कि लेट से आप प्रोसेस मैंने जैसे पहले बोला कि प्रोसेस आपका एक प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस होती थी उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस चल सकता था, ये वो एक ही काम कर सकता था जो भी उसका काम था। लेकिन इसके जो थ्रेड में ये है कि आप एक एक उसी स्पेस के अंदर रहते हुए मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना वो बना सकते हैं, कि मल्टीपल काम आप करवा सकते हैं। पहले वाले इशू में, प्रोसेस में क्या इशू था कि वो उसमें जो काम आपने करवाना वो एक ही काम हो सकता था उस स्पेस के अंदर। लेकिन इसमें आप मल्टीपल जो है ना वो काम करवा सकते हैं। और थ्रेड कैन बी शेड्यूल्ड टू रन ऑन सीपीयू एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड टर्मिनेट। और थ्रेड जो है वो उसी तरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जितने थ्रेड आपने, लेट से आपने 4 थ्रेड बना दिए हैं एक प्रोसेस के अंदर, 4 थ्रेड बना दिए हैं, तो चारों की जो स्केजुलिंग होनी है, जो हम उनमें एक को बंद कर सकते हैं एक को चला सकते हैं, उनकी जो काम हम पहले प्रोसेसेस के साथ कर रहे थे वो सारे काम आप थ्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ये है इसका जो बेनिफिट है, कि पहले वाले केस में आप क्या करते थे कि एक प्रोसेस चला है तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोसेस नहीं रन कर
सकते थे। उस प्रोसेस के अंदर आप एक प्रोसेस, उस स्पेस के अंदर आपकी प्रोसेस एक ही था, लेकिन आपकी थ्रेड करते हुए आप 4 5 6 10 जितने भी थ्रेड बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आपकी यूटिलाइजेशन जो है, स्पेस यूटिलाइजेशन, आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन वो ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से इसकी स्केजुलिंग जो है ना वो उसी तरह से करनी है आपकी, जिस तरह से आप वो पहले जो नॉर्मल जो है ना सीपीयू वो कर रहा था स्केजुलिंग। तो ये बेसिकली है इन दोनों में। तो थ्रेड में भी उसी तरह से जैसे आपकी प्रोसेस का आईडी होता था, थ्रेड का भी आईडी होगा, थ्रेड का पीसी भी होगा, प्रोग्राम काउंटर भी होगा, एसपी भी होगा, रजिस्टर सेटअप, ये ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ें आपकी प्रोसेस के साथ इंगेज आती थी, वो आपका जो चीज़ें वो टेबल बन रहा होता था, सारी चीज़ें इसी तरह थ्रेड की भी बन रही होंगी। और ये सारा काम जो है ना वो स्केजुलिंग भी हो रही होगी, स्टैक भी हो रहा होगा, प्रायोरिटी भी हो रही होगी। इसी तरह से आपका जिस तरह प्रोसेस रेडी क्यू में जाता था, इसी तरह रजिस्ट ये जो थ्रेड है ये भी रेडी क्यू में जाएगा। इसके इनपुट आउटपुट क्यू भी बनेगी उसी तरह से, जिस तरह से आपकी प्रोसेस की सारी चीज़ें बन रही थी इसी तरह से थ्रेड की भी बन रही होंगी। ओके जी। और थ्रेड जो है वो क्या कुछ शेयर कर रहा होगा, आपका कोड और डाटा को शेयर कर रहा होगा, ओपन फाइल्स को शेयर कर रहा होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी और यूज़र ग्रुप्स, ये पीसीबी, ये सारी चीज़ों को शेयर कर रहा होगा। तो ये जैसे कि आपको एग्जांपल आपको नज़र आ रही है इसमें कि आपकी ये वाली ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये एलाइट से एक थ्रेड है। तो आपने ये सारी कोड डाटा रजिस्टर फाइल स्टैक इसके लिए एक साथ एक थ्रेड, ये एक थ्रेड है, थ्रेड कर दिया। और ये थ्रेड जो है ना ये आपका इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर आपके मल्टीपल थ्रेड है, जैसे कि इस वाली डायग्राम में ये मल्टीपल थ्रेड है, तो ये भी हर के लिए रजिस्टर, हर थ्रेड के लिए, जैसे मैंने पहले बोला आपको, जिस तरह प्रोसेसेस के लिए हर चीज़ अलग अलग होती थी, इसी तरह हर थ्रेड के लिए भी आपकी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग से होंगी। और इसी तरह से इसको स्केजुलिंग भी करेंगे। इसकी अभी हम टाइप्स पढ़ते हैं कि ये किस तरह के, कितनी टाइप के हो सकते हैं। और थ्रेड जो है ना वो अभी मैंने जैसे पहले बोला कि थ्रेड कैन बी स्टेट सिमिलर टू ए प्रोसेस। जो सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपकी थ्रेड्स की भी वही स्टेट्स होंगी जो कि आपकी प्रोसेसेस की जिस तरह के स्टेट्स होती थी। फ़र्क इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है और आपका मल्टी प्रोसेसिंग जो काम कर रहे होते हैं वो आपकी अच्छी हो जाती है इरिस्पेक्टिव टू ऑफ प्रोसेसेस। और डिफरेंस वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब इसमें जो डिफरेंस है कि वो प्रोसेसेस में, उसमें जो है इसमें हमें खुद से कुछ काम करना पड़ता है। प्रोसेस जो था वो आपका प्रोटेक्टेड होता था कि कोई भी आपका इंटरेक्शन नहीं हो सकती थी वो, क्योंकि उसकी स्पेस, एक प्रोसेस की स्पेस वो एलोकेट होती थी, उसमें कोई दूसरा प्रोसेस आके इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपको खुद से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है ना वो प्लेस करवाना पड़ता है कि कौन सा थ्रेड है, कौन सा वो उस थ्रेड में वो अपना काम ही करे, कोई दूसरा थ्रेड जो है ना वो उसके स्पेस में आके, क्योंकि एक ही स्पेस में वो सारे मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोटेक्शन जो लेवल था वो आपको पहले प्रोसेसेस में प्रोटेक्शन जो है वो आपको सीपीयू ही दे रहा होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम वो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो था वो ये सारी प्रोटेक्शन दे रहा था कि कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस में काम इंडल्ज नहीं। तो इसमें जो आपको डिफ़िकल्टी जो है इसकी प्रोग्रामिंग की डिफ़िकल्टी आती है वो यही आती है कि आपको खुद से इसकी प्रोटेक्शन करवानी पड़ती है कि कोई भी किसी थ्रेड में कोई दूसरा जो थ्रेड है वो आके इंटरेक्ट ना करे। तो थ्रेड के एडवांटेज क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स फॉर एग्जांपल ब्राउजर कैन अलो इंटरेक्शन विद यूजर व्हाइल अ थ्रेड इज फॉर्मुलेटिंग रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियस यूजर क्यूरी रेंडरिंग ए वेब पेज। के ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब इससे ये ले सकते हैं कि आप लोग जैसे ही कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है तो आप फौरी तौर पे आपकी जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है। कोई भी क्योंकि वो ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, एक ही स्पेस पे मल्टीपल हो रहे होते हैं थ्रेड्स। तो जिसको जितना काम हुआ होता है वो अपना काम जो है ना खुद ही जो है ना वो काम कर लेता है। और जैसे ही आपको रिक्वेस्ट आती है तो आपका काम सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देता है। रिसोर्स शेयरिंग भी हो रही होती है कि कोड डाटा जो है ना वो सारी सारी ये आप लोग शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ही स्पेस के अंदर रह रहे होते हैं हम। स्पेस
तो रिसोर्सेज जो हैं वो शेयरिंग हो रही होती है, जिस तरह के आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेस में आपकी रिसोर्सेज की शेयरिंग होती थी कि एक ही जगह पे आपके सारी चीज़ें वो पड़ी हैं, लेकिन रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट टू अदर्स, कि ये नहीं है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। अरे ये चीज़ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट थ्रेड जो होते हैं इंडिपेंडेंट ही हैं, उनकी हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन स्पेस एक ही है। इकोनॉमी सेंस में कि आपकी जो है वो जो टाइम है वो भी आपका बच रहा है, और आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन भी अच्छी हो रही है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, उसी स्पेस में रह के आप सारा काम कर रहे हैं। और ये देखिए, अगर अगर हम यहाँ पे एक सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड जो होते हैं वो 30 टाइम फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोसेसेस, और जो उनकी स्विचिंग बिटवीन टू एक थ्रेड से दूसरे वो भी 5 टाइम फास्टर होती है एज कम्पेयर टू प्रोसेसेस के। तो ये इसके काफ़ी एडवांटेज हैं कि इकोनॉमी आपको मिल जाती है, आप उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ते, और कम रिसोर्स में आप ज़्यादा यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। परफॉर्मेंस इसी सेंस में ज़्यादा हो सकती है डेफिनेटली, अगर एक काम कर, अगर पहले आपका था कि एक काम एक प्रोसेस एक ही काम कर रहा था, अब वहाँ पे आपने 4 काम अगर करवाने थे, तो प्रोसेस जो था वो ए प्रोसेस है, वो उसने 4 काम करने हैं, तो पहले एक काम करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक एक काम करके ख़त्म करेगा। यहाँ पे आपने 4 थ्रेड बना दिए, तो 1 सेकंड के अंदर वो चारों जो है ना वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज पहले वाले केस में प्रोसेस में आपको 4 सेकंड लग रहे थे एक काम को करवाने के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज वही वाली बात, जैसे मैंने पहले बोला कि सिंक्रोनाइजेशन आपको करवानी पड़ती है बिटवीन थ्रेड्स, के रिसोर्स तो शेयरिंग हो रही है, और वो कौन किसका, अब जो ये प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसने उसको पता है कि कौन सा वाला रिसोर्स अब मेरा यूटिलाइज हो रहा है, तो अब मैंने किसको किसको किसकी बारी देनी है, ये सारी मुझे अब खुद से करवानी पड़ती है। तो ये डिसएडवांटेज है। राइटिंग और डिबगिंग इसकी डेफिनेटली वो प्रोग्राम बनाना और मुश्किल काम है कि हर चीज़ ही पहले जो था वो आपका सिस्टम कर रहा था, आपका जो ओएस का कर्नल है वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे प्रोग्रामर को खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये एक मुश्किल काम है कि हर चीज़ का आपने रखना है कि इस वक्त मेरा रिसोर्सेज अगर हैं तो मैं किसी को दूसरे थ्रेड को एक्टिवेट ना करवाऊँ, तो ये सारे ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो सिंगल थ्रेड की ये एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाले, ये आपको लेट से एक प्रोग्राम था, मेन प्रोग्राम है सी का, आपने लिखा हुआ एक फंक्शन f1 है, एक f2 है, और ये f1 और f2 की डेफिनेशन लिखी हुई है कि f1 ने क्या करना और f2 ने क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, ये डिफरेंट काम हो सकते हैं। तो सिंगल थ्रेडेड में आपका क्या सिस्टम कैसे काम करता है जी, मेन के अंदर आया, मेन ने काम करना शुरू किया, तो ये मेन ने अपना यहाँ तक काम किया, और जैसे ही f1 फंक्शन पे आया तो f1 ने अपना काम करना शुरू कर दिया, एक थ्रेड आपने क्रिएट कर दिया। जब f1 ने अपना काम खत्म किया, तो f2 जो है ना इसने काम खत्म किया, और फिर दोबारा फंक्शन जो है ना वो मेन के पास चला गया। जैसे फिर दोबारा मेन ने कुछ काम अपना किया, तो दोबारा से f2 फंक्शन को कॉल हो गया, और f2 ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और फिर दोबारा से मेन पे चला गया, और फिर इस तरह से काम करता करता। तो ये है सिंगल थ्रेडेड की, एक ही थ्रेड में आपका जो फ्लो है सिस्टम का, जो प्रोग्राम का फ्लो है, नेचुरल फ्लो जो होता है वो सिंगल थ्रेडेड ही होता है, आपने इसमें कोई काम नहीं करवाया हुआ। ठीक है जी, एक एक थ्रेड है, तो पहले ये वाला फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर दाखिल हुआ है, तो ये वाला काम ये वाला काम हुआ, उसके बाद फिर मेन के पास वापस गया कि मैंने काम कर दिया, और फिर दोबारा से f2 पे आया, इसने अपना काम किया, फिर दोबारा से मेन पे वापस आया, तो इस तरह से ये काम एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो है वो काम कर रहा होता है। तो अगर मैं मल्टी थ्रेड की बात करूं, तो मल्टी थ्रेड में ये जो थ्रेड एक फंक्शन है, और एक ये थ्रेड फंक्शन है, और एक ये मेन फंक्शन है, ये 3 थ्रेड आपने एट ए टाइम चला दिए, कि मेन अपना काम कर रहा है, मेन ने ये वाला काम कर लिया, और इसी तरह ये एक थ्रेड 1 है, T1 है, ये इसने अपना काम कर दिया, ये एक थ्रेड 2 है मेन, तो ये इसने अपना अपना, तो ये तीनों एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर ये तीनों काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब ये जो थ्रेड, ये जो मैंने थ्रेड का फंक्शन बनाया है, ये कैसे, ये हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ये एक फंक्शन कॉल हम करते हैं सॉरी, जिसके थ्रू हम थ्रेड बनाते हैं। तो जैसे ये थ्रेड बन जाता है, तो
इस T1 थ्रेड ने बन गया, T1 ने अपना काम शुरू कर देना है, इसने रुकना नहीं है, इसने नहीं वेट करना कि मैं अगले वाले को तो जैसे ही T1 ने, ये नहीं है कि ये इसने काम खत्म करेगा तो ये अगले वाला काम आएगा, तो इसने अपना जो है वो काम खत्म कर, ये अपना काम शुरू कर देगा। थ्रेड जो 2 है ये अपना काम शुरू कर देगा और मेन ने अपना काम शुरू कर देना है, बिकॉज मेन ने भी अपना एक थ्रेड अलग से बनाया हुआ है। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये सारी चीज़ें आपकी इंडिपेंडेंट होके चलेंगी, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये एक ने काम किया और दूसरे ने इसके साथ काम नहीं किया है। ओके जी। तो दो तरह के आपके पास थ्रेड्स होते हैं, यूज़र थ्रेड्स होते हैं और कर्नल थ्रेड्स होते हैं। अब यूज़र थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय यूज़र लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी, ये और इस पे जो है वो कर्नल नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स कि आप जैसे मैं हमने पहले बात की थी कि हमारे पास एक यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है, तो यूज़र जो अपनी मर्जी से यूज़र साइड पे वो थ्रेड्स बनाता है, तो उन थ्रेड्स का कर्नल को नहीं पता कि कौन से थ्रेड्स बने हैं, कौन से काम हो रहे हैं, और ये सारे जो है ना वो कर्नल को नहीं पता होते। ठीक है जी। तो इस पे जो सिंक्रोनाइजेशन है, जिसकी जितनी इसमें जो टाइम स्केजुलिंग कर रहा है कर्नल, वो स्केजुलिंग इस तरह से कर रहा है कि उसने एक प्रोसेस के अंदर जितने भी कर्नल थ्रेड बनाए हुए हैं, उसने एक लेट से 1 मिनट दिया हुआ है उस एक ए प्रोसेस को 1 मिनट दिया हुआ, और उस 1 मिनट के अंदर जो है ना आपने 10 थ्रेड बना दिए हुए हैं। तो वो जो उसने सिंक्रोनाइजेशन स्केजुलिंग करनी है, उसने जो टाइम देना है वो एक को ही देना है, 1 मिनट का ही देना है उन सारे थ्रेड्स को। उसके अंदर जो है वो 1 मिनट किस तरह से स्लाइसिंग करता है कि 1 मिनट जो है ना लेट से अगर 10 है तो वो 10-10 सेकंड जो है ना वो 1 मिनट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और उस तरह से उसकी स्केजुलिंग हो जाएगी उन थ्रेड्स को, वो टाइम स्लाइसिंग उसी तरह से होगी। तो यहाँ पे इसी तरह सिस्टम कॉल बाय थ्रेड ब्लॉक्स द होल प्रोसेस। जैसे ही ये बात भी आपको मैंने बता दी कि कर्नल जो है ना वो इससे अवेयर नहीं होता, सीपीयू जो है वो नॉट इंटरप्टेड ड्यूरिंग स्विचिंग, उनके दरमियान में स्विचिंग जो जब हो रही होती है थ्रेड्स के दरमियान में, तो वो भी आपका सीपीयू नहीं कर रहा होता उसको, वो करता ही नहीं है इंटरप्ट। उसकी रीज़न क्या है कि उसने एक पूरे का पूरा प्रोसेस लिया हुआ है, उस प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स डिफरेंट बने हुए हैं। अब कर्नल को थ्रेड्स जो क्या बोलेंगे, कर्नल को उन थ्रेड्स का नहीं पता, क्योंकि वो तो यूज़र लेवल ने अपनी साइड पे बनाए हुए हैं, तो उस वजह से जो आपके दो थ्रेड्स हैं उनमें कोई भी वो ब्लॉक नहीं कर सकता, वो अपने तौर पे उसी तरह से चल रहे होते हैं। और जो सिस्टम कॉल बाय थ्रेड ब्लॉक्स द होल प्रोसेस, कि अगर कोई सिस्टम कॉल आई तो उसने जितने एक प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बोला था कि एक प्रोसेस को 1 मिनट उसने दिया हुआ था, तो अगर कोई सिस्टम कॉल आई है तो वो पूरे का पूरा प्रोसेस को उसने हैंग कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ताकि वो रुक जाए और दूसरा काम शुरू हो जाए। तो जब वो एक से एक वो वाला प्रोसेस रुकेगा तो उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे वो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इसमें स्केजुलिंग हो रही है वो बड़ी फेयर हो रही है, कि आप ने 1 मिनट एक प्रोसेस को मिला हुआ था, उस 1 मिनट के अंदर अगर 10 थ्रेड्स मैंने बनाए हुए थे, तो उन 10 के 10 थ्रेड्स को स्केजुलिंग के हिसाब से मुझे टाइम स्लाइसिस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिटवीन 10 थ्रेड्स। तो ये जो स्केजुलिंग है इसमें वो जो है वो फेयर स्केजुलिंग हो रही है, ये नहीं है कि अनफेयरनेस है कि एक थ्रेड को ज़्यादा टाइम मिल गया, एक थ्रेड्स को कम टाइम मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ये इसमें जो फेयरनेस है वो स्केजुलिंग में फेयरनेस है। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स, तो यूज़र लेवल थ्रेड्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, पी थ्रेड्स हैं, सी थ्रेड्स हैं, सोलारिस 2 थ्रेड्स हैं। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कर्नल लेवल थ्रेड्स की, तो पहले जो थ्रेड्स थे वो यूज़र लेवल थे, कर्नल को बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का पता होता था कि कितने थ्रेड्स बने हैं, वो क्योंकि यूज़र ने खुद से ही क्रिएट किए हुए थे, उनको खुद ही से वो बनाए हुए थे, कर्नल्स को कुछ नहीं पता होता था। अगर कर्नल लेवल पे थ्रेड जो बनेंगे तो वो कर्नल को उसका सारी चीज़ों का पता है कि कितने कितने जो हैं वो थ्रेड्स बने हुए हैं, और उनकी स्केजुलिंग जो है वो भी सीपीयू ही कर रहा है, और सिस्टम कॉल डज नॉट ब्लॉक द होल प्रोसेस। इसमें भी आपका जो क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे कि
जो सिस्टम कॉल अगर को ब्लॉक करता है तो उस अगर आपके कर्नल लेवल का थ्रेड है तो उसमें वो ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर यूज़र लेवल में था तो क्योंकि वो यूज़र प्रोसेस के अंदर होते थे तो वो ब्लॉक हो जाता था। यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा अगर कोई सिस्टम कॉल आती है कर्नल लेवल का, अगर आपने थ्रेड बनाया होगा। लेकिन इसमें फेयर स्केजुलिंग नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि लेट से अगर एक पी प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक आपका है एक थ्रेड बनाया हुआ, और एक P2 प्रोसेस उसके अंदर आपने 10 थ्रेड बनाए हुए हैं या 100 थ्रेड बनाए हुए हैं। तो उसने P1 प्रोसेस को टाइम अला उसी उसके उसके एक थ्रेड के हिसाब से देना है, और P2 को उसने डिफरेंट P2 के थ्रेड के हिसाब से देना है। तो क्योंकि यहाँ पे स्केजुलिंग है वो कर्नल कर रहा है, तो इसमें जो फेयरनेस है वो नहीं होती इस सेंस में। ओके जी। तो ये कर्नल लेवल के थ्रेड जो हैं वो विंडोज़ एनटी के अंदर भी, स्लैरिस 2 के अंदर भी, लाइनक्स के अंदर भी कर्नल थ्रेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि ये थ्रेड्स होते हैं। अब मल्टी थ्रेडेड मोड्स में क्या होता है जी, इसमें जो मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स हैं इसमें ये यूज़र लेवल पे भी सपोर्ट होती है, कर्नल थ्रेड्स में भी, दोनों में इनकी सपोर्ट होती है। तो ये मल्टी मॉडल जो हैं आपके थ्रेड्स हैं ये कितनी तरह के हो सकती हैं, मैनी टू मैनी हो सकती हैं, वन, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ये तीन काइंड तरह के आपके मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम आप थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब है कि मैनी यूजर थ्रेड्स पर कर्नल थ्रेड। कर्नल के अंदर एक ही थ्रेड है लेकिन आपके यूजर साइड पे मैनी थ्रेड्स हैं। इसकी एग्जांपल अभी आपको मैंने आगे दिखाता हूँ कि आपकी जो नजर आ रही होंगी, ये जैसे कि ये देखें, ये यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ये यहाँ पे काफी सारे आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। लेट्स से ये 6 थ्रेड्स हैं आपके यूजर साइड पे, लेकिन इन 6 थ्रेड्स को जो कर्नल साइड पे थ्रेड है वो एक ही हैंडल कर रहा है कि इनकी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे होता ही है कि आपके हर इन सारे थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए एक लाइट वेट प्रोसेस जो है ना वो बना लिया जाता है। लाइट वेट प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करता है इस वाले कर्नल थ्रेड से कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई कि आपकी जो चीज़ें हैं कि आपके यूज़र लेवल पे अगर आपने थ्रेड बनाए हुए हैं तो वो कर्नल लेवल को नहीं पता होते हैं, और वो जब वो स्केजुलिंग करवा रहा था तो वो कंसिडर यही कर रहा था कि मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ, उस एक प्रोसेस के अंदर उस एक प्रोसेस को ही मैंने स्केजुलिंग करना है। तो वो जो एक प्रोसेस है वो हम लाइट वेट प्रोसेस उसको कह देते हैं, वो ही कम्युनिकेट करता है उसके साथ कि इतना टाइम उस प्रोसेस को देगा, और उसके बाद में हम उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लेट से अगर हमने यहाँ पे 6 थ्रेड बनाया तो 6 को वो डिफरेंट टाइम जो है ना वो स्लॉट्स दे देगा। तो इस तरह से आप टाइम पर। और अगर मैं वन टू वन की बात करूँ तो वन टू वन का मतलब ये है कि एक थ्रेड है, एक आपका यूजर लेवल पे थ्रेड है, एक ही आपका कर्नल लेवल पे थ्रेड है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका जो ओवरहेड क्या है कि आपको ओवरहेड फॉर क्रिएटिंग ए कर्नल थ्रेड पर यूजर थ्रेड, कि आपको जितने आपने यूजर थ्रेड बनाए हैं, यूजर लेवल पे थ्रेड बनाए हैं, उतने आपको कर्नल लेवल पे भी थ्रेड चाहिए होंगे। तो डेफिनेटली जब आपको उनको कम्युनिकेशन करवाने के लिए अगर आपको ज़्यादा थ्रेड चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगी, आपको उसकी जो क्या बोलेंगे उसकी जो सीपीयू की स्केजुलिंग है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये सारे ओवरहेड है वन टू वन के लिए। जैसे कि ये है P1 प्रोसेस है, ये P2, ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस में आपने एक आपका थ्रेड है कर्नल लेवल पे, और ये जो P2 प्रोसेस है इसके अंदर 2 थ्रेड थे, तो आपने यहाँ पे भी आपको कर्नल लेवल पे भी आपको 2 थ्रेड चाहिए होंगे इनको, इन दोनों को हैंडल करने के लिए। तो इसमें पहले वाले केस में सिर्फ एक थ्रेड था आपको कर्नल लेवल पे जो कि हैंडल कर रहा था, जिस वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो आपकी इजी हो रही थी, और आपको जो ओवर बर्डन आपके जो रिसोर्सेज पे बर्डन पा रहा था वो लेस था एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें आपको जो बर्डन है वो मोर बर्डन है देन प्रीवियस वन। और अगर आपका इसी तरह से मल्टी मैनी टू मैनी के यूज़र लेवल पे भी आपके मैनी थ्रेड्स हैं और कर्नल लेवल पे भी आपकी मैनी थ्रेड्स हैं, तो इसमें जो है वो तो ये होगा, ट्रू कंकरेंसी नॉट अचीव बिकॉज कर्नल कैन ओनली शेड्यूल वन थ्रेड एट ए टाइम। इस पे जब आपकी मैनी टू मैनी वन टू वन वाले में आपकी
ट्रू कंकरेंसी जो थी वो वाली अचीव हो रही थी कि जितने थ्रेड हैं वो सारे के सारे एट ए टाइम भी सारे के सारे काम कर रहे हैं, एक ही वक्त में सारे के सारे हम काम कर रहे हैं थ्रेड्स जो हैं। लेकिन मल्टी मैनी टू मैनी में जो है ना वो अचीव इस तरह सेंस में नहीं होगी कि एक वक्त में तो स्केजुलिंग जो है ना वो कर्नल का जो है वो उसको एक इतना ही टाइम मिल रहा है, तो वो उस तरह से हैंडल नहीं कर रहा है। जैसे कि ये है कि इसके P1 प्रोसेस है, इसका एक थ्रेड है, ये P2 है और ये 4 हैं, तो 4 के लिए आपने 3 आपने थ्रेड बना दिए हैं। तो ये ट्रू कंकरेंसी आपको अचीव नहीं होगी। ट्रू कंकरेंसी आपकी अचीव तभी होगी जब आपकी आपने 1 to 1 जितने थ्रेड आपके यूजर लेवल पे हैं उतने ही थ्रेड आपके कर्नल लेवल पे भी हों, ताकि वो आपकी स्केजुलिंग जो है ना वो अच्छी तरह से हो सके। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये मैं आपको पहले बता दे चुका हूँ कि लाइट वेट प्रोसेस एंड प्रोसेस क्या होता है। एटलीस्ट वन लाइट वेट पर प्रोसेस टू अलो अ यूजर थ्रेड टू टॉक टू ए कर्नल थ्रेड। ये पहले बात मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि आपकी क्योंकि सारे के सारे आप नहीं बात करते थ्रेड जो हैं वो आप एक लाइट वेट प्रोसेस जो है ना वो बना लेते हो, जो कि लाइट वेट प्रोसेस जो है ना यूज़र साइड वाली साइड से वो आपका कर्नल लेवल से बात करता है। और यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है ना स्विच्ड एंड स्केजुलिंग अमंग लाइट वेट प्रोसेसेस के दरमियान के, ये जो यूज़र लेवल के हैं ये इस लाइट वेट के दरमियान में स्विचिंग होती रहती है कि अगर आप जी वो पहले एक काम ये करता है, फिर दूसरा वो काम करता है, तीसरा वो काम करता है, तो इस तरह से ये जो है ना वो आपका चल रहा होता है। ये स्लैरिस में, स्लैरिस के अंदर जो स्लैरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका जो वो काम करता है वन कर्नल थ्रेड पर लाइट वेट, कि आपका कर्नल सॉरी जो स्लैरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आपका लाइट वेट प्रोसेस जो है वो एक बन जाता है उन सारों के लिए, मल्टीपल थ्रेड्स के लिए, और वो कम्युनिकेशन करता है बिटवीन कर्नल थ्रेड्स एंड यूजर लेवल थ्रेड्स पे। और ये वही वाली एग्जांपल उसी को जो है ना हमने एलेबोरेट किया हुआ है कि ये कैसे जो है ना वो काम करता है, जिसको आप आई थिंक अब आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये जो है ये आपका टास्क 1 है, इसके लिए आपके कर्नल लेवल थ्रेड जो है ना वो एक एक बने हुए हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। तो पी थ्रेड्स एक लाइब्रेरी है जो कि आपको थ्रेड्स की सिंक्रोनाइजेशन एपीआई है, तो थ्रेड्स को कि कब थ्रेड क्रिएट हुआ, कब इसने इसको टर्मिनेट करवाना है, कैसे कि जी सिंक्रोनाइजेशन कैसे करना है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने एक थ्रेड ने रिक्वेस्ट की तो अनटिल अनटिल एंड अनलेस वो काम नहीं ख़त्म करेगा जब तक कि अगला उसको वो कह नहीं देगा कि हाँ जी ये अब मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट जो थ्रेड है वो आ जाए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन भी आपने यही लाइब्रेरी जो पी थ्रेड्स की ये काम है। तो ये डिफरेंट तरह से हम ये एक थोड़ा सा उसका सिनॉप्सिस जो है ना वो दिया गया है कि आप कैसे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटीजर लेवल इंटीजर टाइप का ये पी थ्रेड क्रिएट ये एक फंक्शन है जिसके अंदर ये पैरामीटर आप पास ऑन करते हैं जिससे आपका थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरी एक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं जो कि आप अगर अपना आप सीखना चाहें तो ये तो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट दिया गया कि व्हाट आर द थ्रेड्स और हाउ वी कैन इट यूज इट्स। तो आज का लेक्चर जो है ना वो हम उसको रिकैप करते हैं कि आज के थ्रेड्स में हमने कहा कि व्हाट आर द थ्रेड्स, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं प्रोसेस थ्रेड्स को ऑन द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस। वो मैंने बताया कि प्रोसेसेस में क्या ओवरहेड थे, क्या हमें फॉक में क्या ओवरहेड थे जिसकी वजह से हम जो है ना वो थ्रेड्स को यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से एलेबोरेट करता हूँ। तो फॉक्स में हमें इशू ये आ रहा था कि वो पूरी की पूरी एक चाइल्ड प्रोसेस पूरा का पूरा उसी तरह का बना देता था जिस तरह के आपका पेरेंट होता था। तो वहाँ पे हमें वो एक इशू आ जाता था, स्पेस का इशू आ जाता था। आईपीसी में जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम करवाते हैं बिटवीन टू प्रोसेसेस तो वी हैव टू हैव मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें उसमें थ्रेड्स के, तो रिसोर्सेज आपको ज़्यादा चाहिए। पहले चैनल आपको बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज हैं। और फिर हमने देखा कि यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या किस तरह होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स किस तरह से काम करते हैं, और हमने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ थ्रेड्स पढ़े कि 1 to 1 हो सकता है, मैनी टू 1 हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है। तो दीज आर 3 मॉडल्स विच वी कैन यूज़ to create a threads in user level or
कर्नल लेवल थ्रेड्स। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया। अगर आप लोगों को क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट।